ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस प्लस लाइसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है शर्करा का टूटना। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव एमडेन, ओटो मेयर हाफ तथा जे पार्नास द्वारा दिया गया था। इसी कारण इसे सामान्यतः ईएमपी पथ कहते हैं। 3 वैज्ञानिकों ने दिया था, इसलिए इसको इन्हीं के नाम के आधार पर ईएमपी पथ कहते हैं। अनोक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया चलती है। जो अनऑक्सी जीव होते हैं उनमें सांस की केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चलती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और यह सभी जीवों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदलता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषी कार्बन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। यह संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है और ये दोनों ही मोनोसेक्राइड है और ये मोनोसेक्राइड ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाती है आसानी से। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र अब हमारा शुरू होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा एक एटीपी के अणु का उपयोग करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में का एक अणु बनाता है। फिर अगली है कि ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण रूप समावयवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इसका समावयवीकरण होता है और यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। तो यहाँ एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अपचयन के पथ समान होते हैं। इस जगह पर ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज भी ले सकते हैं और फ्रक्टोज की जगह पर ग्लूकोज भी ले सकते हैं। इन दोनों शर्कराओं में से कोई सी भी मोनो शर्करा ले सकते हैं। इनके जो अपचयन के पथ है वो बिल्कुल समान है, लास्ट तक समान जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के उपचयन है। उपचयन के बाद ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के उपचयन के बाद के क्रम एक समान होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, इसके उपचयन के बाद के जो सारे क्रम होते हैं वो समान होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 10 श्रृंखलाएं होती हैं, 10 अभिक्रियाएं होती है और ये विभिन्न एंजाइमों द्वारा संपन्न होती है और ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर विशेष ध्यान देना है जिनमें एटीपी का उपयोग होता है अथवा एटीपी का संश्लेषण होता है। तो एटीपी का उपयोग दो चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, तो यह ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, यहाँ पर एटीपी का उपयोग होता है। और दूसरे चरण में वह दूसरे फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में परिवर्तन होता है। तब यहाँ जो दूसरा एटीपी है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में परिवर्तन होता है, तब एटीपी का उपयोग होता है। यहाँ पर 2 फास्फेट जुड़ जाते हैं, तो ये दूसरे चरण में मान सकते हैं क्योंकि ये रूप परिवर्तन होता रहता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट का ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो इसलिए इसको तीसरा चरण भी मान सकते हैं, दूसरा चरण भी मान सकते हैं। यह किताब में दूसरा चरण दे रखा है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट
टूट करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट तथा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है। तो जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड को PgAl कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, यह एल्डेज एंजाइम द्वारा ट्रायोज फास्फेट बनाता है, ट्रायोज शर्करा बनाता है, जिसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट बना 2 अणुओं में टूटता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। और ये दोनों अणु, ये अणु जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में भी रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये 5वां चरण है, सॉरी 4था चरण है, और ये 6ठा चरण है। नहीं, ये 4था चरण है और ये 5वां चरण हो गया। अब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दोनों ही NAD के एक अणु यानी एक प्रोटॉन निकालते हैं जो NAD के पास चला जाता है। यहाँ भी NAD के पास चला जाता है 6ठे चरण में, और 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, ग्लिसरेट बनता है। 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल ग्लिसरेट बनता है। तो यहाँ पे ये भी यही बनाता है और ये भी यही बनाता है। इस तरह से यहाँ क्या 2 अणु बनते हैं, 2 ट्रायोज फास्फेट के बनते हैं, ट्रायोज शर्करा के बनते हैं। और इसी चरण में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ता है, जिससे डाई फास्फेट बन जाता है, और एक प्रोटॉन का निष्कासन करता है जो NAD के पास चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर 2 अणु होते हैं, इस वजह से 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। अब यहाँ 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल एक फास्फेट परमाणु का त्याग करता है और ADP से ATP बन जाता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। यहाँ 2 थे फास्फेट, अब यहाँ एक फास्फेट रह जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल रह जाता है। अब 8वें चरण में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3 से 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब जो यहाँ तक तो ट्रायोज शर्करा थी 7वें चरण तक, और जो 8वें चरण में है ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है 7वें चरण में। 8वें चरण में 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल एक जल के अणु का निष्कासन करके 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है, PEP बनाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है, तो 7वें चरण में ATP का निर्माण हुआ, 8वें चरण में फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बना, और 9वें चरण में फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से एक जल का अणु निकल जाता है और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक प्रोटॉन का त्याग करके, इसके पास फास्फोरस है तो एक फास्फोरस का त्याग करता है, प्रोटॉन का फास्फोरस का त्याग करता है और ATP का निर्माण करता है। इस तरह से पायरुविक अम्ल का अणु बन जाता है, और इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में यानी कि 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ देखते हैं जो पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित हो जाता है, और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, ग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड
का 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है और इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण में किया जाता है। फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है 10वें चरण में होता है। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में जो बना उत्पाद है पायरुविक अम्ल, इसका उपयोग लैक्टिक अम्ल किण्वन में हो जाता है, अल्कोहल किण्वन में हो जाता है किण्वन में, और ऑक्सीश्वसन में हो जाता है, यानी कि क्रेब चक्र में हो जाता है, हेंस क्रेब चक्र में। तो जो हेंस क्रेब चक्र है, ग्लूकोज के एक पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब चक्र के द्वारा होता है और इस क्रेब चक्र को हम ऑक्सीश्वसन या सांस भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस पूरा होता है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया थी, इसमें 2 एटीपी के अणुओं का उपयोग होता है पहले और दूसरे तीसरे चरण में, और NADPH के 2 अणुओं का निर्माण होता है छठे चरण में, और 7वें और 9वें चरण में एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह 4 एटीपी के अणुओं का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कुल 8 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है शुद्ध रूप से ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि जो 6 एटीपी के अणु हैं वो तो NADPH2 से मिल जाते हैं। 4 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, तो 6 4 10 और 2 एटीपी के अणुओं का उपयोग हो जाता है। इस तरह से 8 एटीपी के अणु बनते हैं।